हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। चलिए, आप सभी लोगों से पहले तो थोड़ा सा क्षमा इसलिए क्योंकि ये जो वायरल साइंस सीरीज था बीच में, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ गए थे बीपीएससी का, तो उस पर आप सभी लोग लगे हुए थे और उसके बाद जो क्लास रही कुछ दिन आपकी स्थगित रहे, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन फिर से ये जो वायरल साइंस की सीरीज है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जो सुबह आपके जो है सवेरे सवेरे आपको देखने को मिलेगा 6:30 बजे से। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज़ को फिर हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज का जो सवाल है वो कौन कौन सा सवाल है और आपके होमवर्क के लिए भी कौन कौन सा सवाल इस पर रहने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि होमवर्क के लिए भी हम कुछ सवाल आपको जरूर छोड़ते हैं और साथ ही साथ जो वन लाइनर का सीरीज है उसे हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। मित्र, अगर हम इसमें बात कर लें तो एक से सारी चीज़ें जो है आपके संघर्ष का साथी तो आप पता ही होगा, आपका भाई प्रशांत, ये सब कुछ आप जान ही रहे हैं। तो इससे आगे हम चलते हैं और अपने सेशन को लेकर चलते हैं। तो हमारा वन लाइनर का जो सीरीज है वो आपको पता है कि वो चाहे आपका फिजिक्स हो जाए, चाहे केमिस्ट्री हो जाए, चाहे बायो हो जाए, इनमें से हम एक एक स्टेप को लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं और चीज़ों को चलते हैं लेकर। तो आज का जो सवाल है इसमें सवालों की ओर चलिए और सवाल यहाँ देखेंगे। सबसे पहला सवाल है कि कह रहा है कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 तथा परमाणु भार जो है 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। सिंपल सा सवाल है। देखिए, इसका पूरा एक टर्मिनोलॉजी को पूरे अच्छे तरीके से आप पहले समझ लीजिए। जब टर्मिनोलॉजी को आप समझते हैं, पूरे टर्म्स को, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाती है। जब हम बात करते हैं किसी भी परमाणु के नाभिक के विषय में या किसी भी परमाणु के बारे में आप जब चर्चा करते हैं तो आपको पता है कि परमाणु के बारे में तीन तो आप जानते होंगे। सबसे पहले चीज़ कि भाई ये जो चीज़ तीन जो है आपके जो कण हैं, तीन जो हैं वो कणों के विषय में आप पहले से जानते होंगे, तीन कण के विषय में। ठीक है, कहते हैं कि सर तीन कण जो है, जैसे कि हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हम कहेंगे प्रोटॉन और प्लस क्या है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये तीन कण के विषय में आप जानते होंगे। हालांकि ये तीन कण नहीं कहिए, इसके कई कण हैं जिसको हम कह सकते हैं अस्थाई और अस्थाई या मूल कण के विषय में बात करें तो इसके अलावा भी, इस तीन कण के अलावा भी जो तीन ये पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, इनके अलावा भी कई प्रकार के पार्टिकल्स और भी इसमें पाए जाते हैं। जैसे कि न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रिनो भी पाया जाता है, प्रोटॉन है पॉजिट्रॉन भी पाया जाता है। तो ऐसे और भी जो मौलिक छोटे छोटे कण हैं इस परमाणु में विद्यमान होते हैं। हालांकि हम जो सवाल की ओर चलते हैं तो ये सवाल पूरा अच्छा है, आप जानते ही होंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हमारा निगेटिव पार्टिकल्स होता है। कैसा होता है? आवेश की बात करें इसकी क्या होती है? निगेटिव होता है। और क्या, तो हम कहेंगे किसी भी जो परमाणु की कक्षा है उसके बाहर में ये चक्कर लगाते रहता है, उसके बाहर में चक्कर लगाता है। ये सब आप लोग जानते होंगे, चक्कर लगाता है। जबकि हम बात करते हैं चक्कर लगाता है, जबकि हम बात करते हैं इसके नाभिक की, न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो इसके न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है, अर्थात इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल। कैसा पार्टिकल्स होता है? कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। और वहीं पर जब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन नाम से ही पता चलता है ये कैसा होता है। ये अगर आवेश की बात करें तो ये न्यूट्रल होता है, आवेश की बात करते हैं तो न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हम इसके परमाणु की नाभिक की बात करें तो भैया ये हमारा एटॉमिक मास को निर्धारित कर रहा है। क्या? एटॉमिक मास को क्या करता है? निर्धारित करता है। यानी कि एटॉमिक मास की बात करें तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। वहीं एटॉमिक नंबर को कौन निर्धारित करता है? यहाँ पर पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर को कौन निर्धारित करता है, तो इनमें से ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर यानी Z इक्वल टू जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो जो हमने कहा तो ये दोनों चीज़ निर्धारण का पहले आप समझें, चीज़ों को एक एक चीज़ों को समझ के फिर आगे बढ़ना है। तो भाई हमें क्या रखा है? तो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जो है हमें दे रखा है और एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो भाई एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 होगा, यानी प्रोटॉन का संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई।
परमाणु भार यानी एटॉमिक मास जो है, जो होता है P+m, जिसकी संख्या कितनी दे रखी है 12, और हमसे पूछा गया न्यूट्रॉन, तो भाई P अगर 6 है तो न्यूट्रॉन कितनी होंगी, ये भी कितना होगा 6 होगा। तो आंसर तो पूरी तरह से है कि भाई न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आंसर तो क्लियर हो गया कि न्यूट्रॉन की संख्या इसकी 6 होगी। लेकिन इसके साथ और भी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसमें एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि Z किसे इंडिकेट कर रहा है, तो एटॉमिक नंबर को, ठीक है। तो Z इक्वल टू क्या होगा, तो P होगा। P मतलब प्रोटॉन होता है, और जितना P होगा उतना ही E होगा। E का मतलब क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम कहेंगे जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है, और जो प्रोटॉन नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। अतः ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस संदर्भ में ये सारा चीज़ जो है आप इसे नोट करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल है कि परमाणविक संख्या जो है Z एवं द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। अगर बोला कि परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो अभी हमने कहा कि परमाणु संख्या Z जो है P के बराबर और P जो है E के बराबर, अर्थात प्रोटॉन की संख्या ही क्या होगा, इसमें आंसर होगा। क्या होगा, तो P जो होगा इक्वल होगा। तो दूसरे वाले प्रश्नों पर आप देखें, दूसरे वाले प्रश्नों पे आंसर क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या के बराबर हो जाएगा, और वही प्रोटॉन की संख्या किसके, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाती है। तो ये पूरा पहला जो प्रश्न का संदर्भ है, उसी संदर्भ में दूसरे सवालों को भी आप देखें तो वहां से ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि क्रिस्टल क्लियर आप इस विषय पर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल को लेते हैं। ठीक है, और अगर सेम आ रहा है तो हम इसे आपके लिए छोड़ते भी जाएंगे। आइए, अगला सवाल है कि तत्व जो है 92U235। देखिए, अगर हम बात करें तो बोला है कि भाई इसमें जो सवाल अगर आपको देखेंगे तो यूरेनियम जो है वो 92, ठीक है, और यहाँ पर दिया है 235। देखें ये है क्या, तो नीचे वाले आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो नीचे वाला होता है ना, ये नीचे वाला, ठीक है, बेसिक है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलेंगे। नीचे वाला जो होता है वो हमेशा होता है एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, एटॉमिक नंबर को ये इंडिकेट करता है, एटॉमिक नंबर को। यानी कि अगर हम देखें तो ये किसका एटॉमिक नंबर है, तो कहेंगे ये यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है। तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना दर्शाया, 92 दर्शाया। और एटॉमिक नंबर जो है यानी कि Z बराबर क्या होता है, P होता है, और P बराबर क्या होता है, E होता है। ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हमें तीनों की संख्या यहाँ से दर्शा दी गई। जब हम ऊपर की बात करते हैं, ये ऊपर में किसे दर्शाता है, तो ऊपर में हमेशा याद रखेंगे ये एटॉमिक मास को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, एटॉमिक मास को दर्शाता है। यानी कि एटॉमिक मास A बराबर क्या होता है, P+n होता है। क्या होता है, P+n होता है, तो इसे दर्शा रहा है। अब सवाल जो पूछा गया, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो भाई जब हमें प्रोटॉन की संख्या तो पता ही है कि बोला कि भाई इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन की संख्या होगी। न्यूट्रॉन देता तो हम इसमें घटा भी लेते, तो सीधा सा अगर इसमें आंसर ही देखना होगा तो आंसर तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 92 होगा। क्या होगा, 92 होगा। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूला से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, इस फॉर्मूला से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन आपको अब यहाँ पे आंसर देना है। एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ छोड़ता जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर इसमें पूछ दिया जाए तो वो कितना होगा। इसे जब आप देख रहे होंगे तो उस समय आप ऑफलाइन कमेंट में इसका उत्तर दे दीजिएगा कि इसी सवाल में, यही जो सवाल है इसमें प्रोटॉन पूछा तो आपने क्लियर कर लिया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछता तो इसका जवाब क्या होगा आपके नज़रिए से, या जितना आपने समझा है उस आधार पे आपको बताना है कि कितना होगा। ओके, तो ये तो प्रश्न आपके लिए हो गया। एक प्रश्न ये इसका होमवर्क मत बताना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जब हम लेते हैं तो अगला सवाल कह रहा है कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है वो क्रमशः क्या होती है। ठीक है, हमने कहा सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान जो है 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है इनमें से क्या क्या हो सकती है। तो जब इन संख्याओं पर हम चर्चा करते हैं तो देखिए,
हमने कहा कि जो क्या है, प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू वही z होता है, z मतलब एटॉमिक नंबर होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, प्रोटॉन की संख्या कितना दिया, यानी कि z बराबर दे दिया है 11, इस सब के बराबर क्या होगा 11, तो तीनों तो पहले अपने आप में निकल गए एक ही फॉर्मूला से जब हम इन चीज़ों को जानते हैं। दूसरा पूछा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ये तीनों संख्या अगर निकालना है, अब देखिए द्रव्यमान बराबर यानी कि एटॉमिक मास A बराबर कितना होता है, कहते हैं P + n होता है, और ये कितना दे रखा है, तो भाई 23 दे रखा है, P की संख्या 11 है प्लस n है। अब n निकालना है तो 11 इधर आके घट जाएगा, तो n बराबर कितना निकल के आया, 23 में से 11 गया, 23 में से 11 गया तो कितना भाई, कितना होगा, तो 12 11 कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकल के आ गई, कहेंगे भाई 12 जो होगा वो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ गई। यहाँ पे कोई दोहराई, कोई समस्या नहीं हो रहा होगा, आशा है, बिलीव है आप लोगों पर। तो ये सवाल भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए। अगला सवाल कहता है कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात, क्षय मतलब पूरी तरह से उसका अगर हम डिकम्पोजिशन की बात कर लें, टूटती है, विखंडित होती है, आफ्टर दैट किसमें अंतिम रूप से बदल जाता है। रेडियो सक्रिय तत्व की बात कर रहा है, या रेडियो सक्रिय जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के विषय में हम सब लोग क्या जानते हैं, तो हमने कई बार आपको बताया है इसके विषय में, आपको सीधा उत्पाद के बारे में बोला, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होता है तो वो भारी नाभिक के तत्व होते हैं। क्या होते हैं, तो याद रखना जो इनके नाभिक होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है, ये याद रखना है हमेशा कि भारी नाभिक के तत्व होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, तो भारी नाभिक के तत्व होते हैं। पहला तो ये सवाल आपको समझना है, क्या होते हैं, ये भारी नाभिक वाले तत्व होते हैं। और इससे क्या, तो अल्फा, बीटा, गामा जैसे किरण जो हैं उत्सर्जित होते हैं। किरणें क्या होती है, उत्सर्जित होती है। अब अल्फा, बीटा, गामा जैसे किरणें उत्सर्जित होती है, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पर, तो कहेंगे यहाँ पर इसका विघटन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। नाभिक क्या हो रही है, टूट रही है, डिकम्पोज कर रही है। क्या कर रही है, डिकम्पोज करने का काम जो है यहाँ पर कर रही है। जब नाभिक इसके डिकम्पोज हो रही हैं, टूट रही हैं, तो इसमें कुछ न कुछ चीज़ें एनर्जी बाहर निकलेगी ही निकलेगी। और इसका जैसे लकड़ी जलता है तो क्या बन रहा है, राख बन रहा है। उसी तरह से ये जब पूरी तरह से विघटित हो जाती हैं तो किस रूप में, किस प्रोडक्ट को निकालती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अंतिम रूप से जो प्रोडक्ट बचता है वो लेड होता है। क्या होता है, लेड, यानी कि जो शीशा है इसका अंतिम प्रोडक्ट के रूप में क्या प्रयोग में आता है, कहेंगे शीशा इसके अंतिम प्रोडक्ट के रूप में आती है। तो उत्तर क्या होगा इसमें, आंसर आपका शीशा होगा। लेकिन इसके साथ ध्यान में रखना है, एक प्रश्न यहाँ से बन रहा है जो आपके लिए प्रश्न ये रहा कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वो आपको कमेंट करके बताना है। रेडियो सक्रिय पदार्थ के एसआई मात्रक क्या होते हैं ये बताना है। और साथ ही साथ रेडियो सक्रिय तत्व की खोज किसने की, ये भी जब आप देख रहे होंगे उस समय आप इसको कमेंट करके उत्तर बताएंगे, ठीक है। चलिए इसके बहाने आपको रिवीजन होता हुआ चलेगा। अगला सवाल है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। सिंपल सा सवाल है और बहुत आसान सा सवाल है, चाहे तो हम बताएं भी या हम आपके लिए होमवर्क के लिए भी छोड़ सकते हैं। इन सवाल में दम नहीं है, लेकिन इसके पीछे की चीज़ों को बताना चाहूँगा मैं। परमाणु बम है क्या, तो पहला चीज़ ये जो परमाणु बम है ये भी आप कह दीजिए कि भाई एक प्रकार से क्या, तो ये एक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन की बात करते हैं, तो याद रखना परमाणु बम में जो रिएक्शन होती है, जब एटॉमिक का क्या है, कौन सा रिएक्शन, तो आपको पता होगा कि अभिक्रिया जो है विखंडन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है, विखंडन, यानी कि टूटती है, विघटन होती है। इसमें एक प्रकार से विखंडन अभिक्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फिजन, कौन सा कहते हैं, फिजन जो है, फिजन जो रिएक्शन है वो संपादित होता है। और फिजन में भी कैसी, तो अनियंत्रित, ये याद रखना, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, इस पर नियंत्रण नहीं होता है।
और नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया जो होती है इसमें संपादित होती है, इसमें नियंत्रित नहीं होती है। वहीं पर हम बात कर लें नाभिकीय रिएक्टर की, तो उसमें नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया होती है। नियंत्रण इसलिए क्योंकि उसमें हम कैडमियम का, बोरोन जो होता है उसकी छड़ का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। फिर अगर हम बात करें तो मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट का भी प्रयोग कर लेते हैं, उसको छोड़ दीजिए। अगर उस पर और भी बात कर लें तो मंदक के रूप में हमने D2O ऑक्साइड का भी प्रयोग कर लेते हैं। इन सारे चीज़ों को जब हम देखेंगे तो ये सब जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट्स आपके एग्जाम में आएंगे। अब सवाल आया है कि परमाणु बम का किसने आविष्कार किया? ऑटो हन ने किया था, ठीक है, या दूसरा किसी ने किया था? ये जवाब आपको लिखना है। जब परमाणु बम है, यहीं पर मैं एक चीज़ और कह देता हूं जो कमेंट में लिखना है आपको याद, क्योंकि अगर याद होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। हाइड्रोजन बम यानी H2 बम का आविष्कार किसने किया था? इस दोनों का भी आप इसमें उत्तर जरूर दीजिएगा। देखिए, इसमें मैं जितना बता रहा हूँ, जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो तो मैं बताऊँगा, लेकिन जो एक एक छोटी छोटी चीज़ें हैं उसका जब आपको आ रहा होगा उत्तर, तो आप उसे कमेंट में जरूर ऐड करेंगे, आशा है और ऐसा विश्वास भी है। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला चीज अभी हमने कहा परमाणु शक्ति, क्या है परमाणु शक्ति? किस सिद्धांत पर? भाई परमाणु जो है, पहला चीज परमाणु हमेशा टूटती है, क्या हो रही है? टूटती है। लेकिन यहाँ सवाल क्लियर नहीं किया है कि परमाणु शक्ति संयंत्र जो है, जैसे हम एनर्जी को उत्पादित कर रहे हैं, या हमें यहाँ परमाणु रिएक्टर की अगर हम बात कर दें, यहाँ पर कह देता परमाणु रिएक्टर की बात कर देता ना, ठीक है, परमाणु रिएक्टर की बात कर देता जिसे हम कहते हैं, तो ये कह देते कि भाई ये विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। किस पर? तो विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होती है। लेकिन हो सकता है कि अगर हाइड्रोजन की बात कर लें तो वहां पर संलयन हो जाएगा, तो इसका भी ख्याल रखेंगे। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किस में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? तो याद रखना है, नाभिकीय संयंत्रों में जो ग्रेफाइट है इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए, दो तीन चीज जो है यहाँ से सवाल बहुत अच्छे से बनते हैं। अगर सवालों पर देखें, एक ग्रेफाइट हो जाएगा, दूसरा D2O हो जाएगा, दोनों का प्रयोग सेम से किया जाता है। आप कहते हैं क्या इसे मंदक कहते हो, या आप इसे क्या कहते हो? मॉडरेटर कहते हो। क्या कहते हो जी? मॉडरेटर कहते हो। इसके रूप में भी किया जा सकता है, इसका भी ख्याल आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं। दूसरा, देखो दो तीन चीज है यहाँ पर, थोड़ी कंफ्यूजन के लिए मैं आपको छोड़ दूं, दो तीन चीज सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आप इसमें ध्यान रखना। क्या क्या? एक पूछेगा ईंधन, दूसरा कहेगा शीतलक, और तीसरा कहेगा मंदक, ठीक है, ठीक। मॉडरेटर ये हटा दीजिए, इसको सॉरी माफ करना, इसको आप हटा दें। अभी मैंने यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया। ये तीनों में किस किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? ईंधन, जैसे कि हम कहेंगे ईंधन में किसका प्रयोग? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो प्रयोग किया जाता है उसको किस रूप में? ईंधन के रूप में। आप बोरोन का छड़, कैडमियम का छड़, ये सब आपने नाम सुना होगा। ग्रेफाइट का भी शीतलक के रूप में भी सुना होगा। ये दो चीज मैं आपके लिए फिर इसमें सवाल छोड़ता हूं और ऑप्शंस भी दे देता हूं, फिर आप बताइएगा। मैं ऑप्शन देता हूं एक D2O, फिर ऑप्शन देता हूं मैं आपको ग्रेफाइट, ठीक है, तब देखूंगा ना कि आप कितना दिमाग लगा रहे हैं। दूसरा मैं यहां पे देता हूं बोरोन रॉड, ठीक है। तीसरा देता हूं मैं यहाँ, चौथा में कैडमियम रोड, ठीक है। कल इसका जवाब भी आपके समक्ष कमेंट में आ जाएगा, जिन जिन लोगों का, उनका भी मैं बता दूंगा कि इनका सही है। इसमें आपको मैंने ऑप्शन समझ लो कि 4 ऑप्शन है, आपको यहाँ बताना है कि कौन शीतलक होगा, कौन मंदक होगा, ठीक है। यहाँ पर आप जवाब देंगे तो समझूंगा। सोचो कि एक प्रकार से टेस्ट ही है, वन लाइनर के माध्यम से भी हम टेस्ट करते हुए आपको आगे बताते हुए जा रहे हैं। कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सब कुछ सही, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। तो चलिए अगला सवाल कहता है, अब देखो अगला सवाल कहता है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाली पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? पहला चीज, अम्ल वर्षा की जब हम बात करते हैं तो सीधा सा उत्तर जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अम्ल वर्षा मतलब क्या? जो हमारी वर्षा है, अम्ल अगर बात करें तो वर्षा में अम्लता की मात्रा बढ़ जाना, यानी कि अम्लता किसके कारण? तो आप इसमें जानते हो दो गैस इसमें बहुत ज़्यादा इसके लिए हार्मफुल होती है। एक SO2 की बात करते हैं, दूसरा NO2 की बात करते हैं। ये जो दोनों गैस है ना, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, इसके
मुख्य अवयव ले लीजिए, ये दोनों निश्चित तौर पे जो होते हैं आप एक प्रकार से अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर आपके लिए क्या होगा, तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई एसिडिक जो रेन है, जो क्वेश्चन देखो हर बार मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कल आपको इसमें बताना है। सवाल बहुत ही सीधी, एसिडिक रेन का पीएच वैल्यू क्या होता है ये आपको कमेंट में बताना है। उत्तर तो मैंने इसका बता दिया, लेकिन पीएच वैल्यू क्या होता है ये आपको कमेंट में बताना है कि एसिडिक रेन का पीएच वैल्यू कितना होता है। ठीक है, अब देखो जब पढ़ रहे होगे तो उसमें आपको अच्छा क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये प्रश्न भी मैं आपको जरूर आपको साथ साथ एक तो मैं भी बताऊंगा, दूसरा आपके लिए प्रश्न भी छोड़ता हुआ चलता रहूंगा। अगला पूछा, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। देखो जल प्रदूषण की जब हम बात जहां पर भी करते हैं जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण जो होता है उसमें ऑक्सीजन जो घुली हुई मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा से ही हम जल प्रदूषण का मापन करते हैं। किसी वाटर में कितना प्रतिशत जो उसमें ऑक्सीजन घुली हुई है उस मात्रा के आधार पर जल प्रदूषण को मापा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर जल में क्या है, अगर हम कह दें बहुत ज़्यादा गंदगी है और बहुत ज़्यादा अगर प्रदूषित जल है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। तो हम कहेंगे O2 की मात्रा के आधार पर, O2 की मात्रा के आधार पर, ये ध्यान रखना, मात्रा के आधार पर यानी ऑक्सीजन के आधार पर जल प्रदूषण को मापा जाता है। किसके आधार पर भाई, तो O2 की मात्रा के आधार पर जल प्रदूषण को मापा जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ों को आपने अच्छे से समझा होगा और किया होगा। किसी विशेष प्रकार की जानकारी यहाँ पे अगर आपके पास कुछ है इस संदर्भ में और, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए, ये तो क्लास आपकी चलती रहेगी लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बता दूं। इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो तक्षशिला बैच है, तक्षशिला बैच अगर आप 69th बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आप अभी तक इस बैच से नहीं जुड़े हैं तो आप इस तक्षशिला बैच से जरूर जुड़ें, जो बीपीएससी के लिए बहुत ही समर्पित बैच है। और पूरी लंबी श्रृंखला में इस पूरी टीम को आप देख रहे होंगे, जहां पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बिहार स्पेशल के लिए यहाँ पर आदित्य वैभव सर हैं, उसके बाद करंट अफेयर आपको शशिकांत सर पढ़ा रहे हैं, नैन्सी मैथ पढ़ा रही हैं, जसवंत सर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री के एक नहीं डबल फैकल्टी हैं, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग काम का बोझ है भाई सब पर थोड़ा थोड़ा से देखिए और उसके अच्छे कंसेप्ट को निकालने की कोशिश किया जा रहा है और आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए अलग अलग पार्टों को भी पढ़ाया जाएगा। वहीं बात कर लें पॉलिटी इकोनॉमिक्स की, इसके भी डबल फैकल्टी आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभिषेक सर मिलेंगे, दूसरा आपको मंजित राय सर भी आपको मिलेंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो जितेंद्र सर हैं, तो आपको प्यारे सर ही हैं, समझ में आ रहा है। साथ में फिर हिस्ट्री के लिए विक्रम सहरावत सर हैं और पॉलिटी के लिए एक मैम और भी जुड़ी हैं जो हैं करुणा मैम, और बेस्ट पॉलिटी आपको पढ़ाएंगी। साथ ही साथ साइंस में भी मैं अकेला नहीं हूं, जब सब साथ हो गए तो हमारे साथ देने के लिए भी नीरज मैम जो है वो हमारे साथ साइंस में साथ देंगे। तो एक लंबी एक श्रृंखला है, आप इनके साथ जुड़कर बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आप 69th बीपीएससी के लिए जरूर इस बैच को ले लें। कब भैया, तो 14 मार्च से पहले आप ले लें, क्योंकि 14 मार्च से ये बैच जो है स्टार्ट हो जाएगी और इस बैच का कीमत केवल और केवल 1759 रुपये होगा। ये 1759 तब होगा जब आप इस पर कोड Y668 का कोड यूज कर लीजिएगा, तो ये जो है 1759 रुपये में केवल ये बैच आपको प्रोवाइड हो जाएगी, मिल जाएगी। कोड हमेशा ध्यान रखना है, Y668 लगाने से, क्या लगाना है कोड में, Y668 कोड लगाइएगा, तो ये बैच कितने का हो जाएगा, 1759 रुपये का। तो चलिए हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।